नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे थे मध्यम उत्तर पाषाण कालयुगीन की और उससे संबंधित जो विभिन्न विशेषताएं थीं या उनका जीवन यापन था, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे थे। और हमने उनके निवास स्थान, उनके औजार, उनके आर्थिक स्थिति, उनकी समूह में रहने की स्थिति, उनके वस्त्र आभूषण, इसके बारे में पढ़ा था। और अब हम बात कर रहा हूँ मैं आज उनके पारिवारिक जीवन की। इस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आई थी कि मानव को बड़े परिवार में रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन आदि जो है संबंध बड़े प्रगाढ़ हो गए, क्योंकि साथ रहने थे और कोई ना कोई उद्देश्य बनाना था। उद्देश्य इस प्रकार का कि मकान निर्माण करना है, लकड़ियां काटनी है, जो औजारों को नुकीला बनाना है, यानी इस प्रकार का काम जो अकेला अपने जिम्मेदारी को निभा के वे नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने दूसरों के सहायता से करना शुरू किया और एक संबंध स्थापित हुआ, संपर्क हुआ, संपर्क से प्रगाढ़ता हुई, प्रगाढ़ता से संबंध स्थापित हुआ। और ये यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शक्तिशाली पुरुष जो होता था उस परिवार में, जो शक्तिशाली पुरुष का अर्थार्थ होता कि बल से भी शक्तिशाली और मस्तिष्क से शक्तिशाली, निर्देशन भी शक्तिशाली, वो धीरे धीरे परिवार का मुखिया हुआ। यानी एक मुखिया शब्द निकल कर बाहर आया और परिवार के पशुओं को चराने के लिए चरागाहों के संबंध में जो है एक थोड़ा विवाद भी इस समय देखने को मिला है। समाजशास्त्रियों के मानना है कि इसी प्रकार जो ये मुखिया की प्रणाली हुई, इसने कबीलाई प्रणाली को दिया, परिवार समूह बढ़ा और यहीं पर राज संस्था का विकास हुआ। जहाँ तक धार्मिक आदर्शों की बात करते हैं, उनकी करते हैं कि धार्मिक जीवन में कुछ कदम उन्होंने पूर्व पाषाण काल से उत्तर पाषाण काल में अधिक बढ़ाए। वे भौतिक पदार्थों में एक प्रकार का जीव शक्ति अनुभव करने लगे। यद्यपि वे पूर्णतः उस पर निर्भर नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसे जीवन मरण के संबंध में उनके विचार थोड़े से स्थिर हो गए कि कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को चलाती है। राजस्थान के उत्तर पाषाण युगीन में मनुष्य पूर्व पाषाण मनुष्य युग की भांति मृतकों को भगवान के भरोसे या इस प्रकार नहीं छोड़ देते, बल्कि उनको कब्र में गाड़ना, बड़े स्थानों पर रखना और उनका लेप करना, या इस प्रकार का उनके कई शव का टुकड़े करके और उनको दूसरे स्थानों पर रखना, ये उन्होंने बहुत अधिक प्रचलन शुरू कर दिया था। मृतिका को, हड्डियां या अस्थियों को, जो आज की भी प्रचलित है एक सामान्य मर्दा, उनको सुरक्षित रखना। शवों के ऊपर बनी समाधियों से ज्ञात होता है कि इस समय के जो लोग हैं जीवन शक्ला में और पुनर्जीवन में भी बहुत अधिक विश्वास करते थे। वे काट खंड होता था, प्रस्तर खंडों की भी पूजा इस समय शुरू हुई और माना जाता है कि लिंग पूजा भी इसी समय प्रारंभ हुएगी। अपने देवता की प्रसन्न करने के लिए समझता, कभी कभी कहीं कहीं पर सुनाई पड़ता है कि जो मनुष्यों का बलिदान वो भी होता था। यद्यपि पूजा अर्चना में, लिंग पूजा में दूध, दही, मांस आदि जो है अपने इष्ट को समर्पण करने का भी यहाँ पर मिला है। अब एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आती है जो हम बात करना चाह रहे हैं कि उत्तर पाषाण काल में अभिव्यक्तियों का प्रसार हुआ। अभिव्यक्ति का प्रसार करने का मतलब हुआ कि अभिव्यक्ति कला का प्रसार हुआ कि मनुष्य चाहता क्या है, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ रहने लगा, नजदीक लेने लगा, तो शब्दों की जो है उच्चारण, इन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा और इसी कारण से उसने ये जानने की कोशिश की विभिन्न स्थानों में, विविध जातियों में मनुष्य की बोलियां जो है वो और शब्द स्थिर होने लगे, आपस में एक दूसरे को समझने लगे कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ रहता है वो इस शब्द को समझता है। और आज भी हम ऐसा परिवार में पाते हैं और इसका सीधा सीधा सा है कि शब्द भंडार का उदय हुआ, बोलियां स्थिर होने लगी और हम देखते हैं कि इसका बड़ा जो है बहुत बड़ा राजस्थान में प्रोटो ऑस्ट्रेलिएट जो हम मानते हैं उसका हुआ। और ये उत्तरी मुंडा भाषाएं जो अब आज भी हम सिरोही, उदयपुर के बांसवाड़ा, डूंगरपुर इस क्षेत्रों में देखते हैं, वहां पर मिलती है और वो स्थिर भाषाएं होती है। जहां तक कलात्मकता की बात है होती है, युगी की कला की व्यंजना मिट्टी के बर्तनों पर देखने को मिलती है और रंगों का चुनाव हुआ हो, चाहे एक तरीके से आकार की सजीवता हुई हो या भावों का प्रत्यक्षीकरण हुआ हो, इन सब का सामंजस्य आदिम रूप में यहाँ पर देखने को मिला। और कलात्मक क्षमता का परिचय न केवल मिट्टी पर हुआ बल्कि आभूषणों पर भी हमको देखने मिलता है। पत्थरों की जो गुफाएं थी, कंदराएं थी, वहां पर भी हुआ, लेकिन उतना आकर्षक नहीं हो पाया वो, लेकिन फिर भी भावों की दृष्टि से वो बहुत विशेष महत्व रखते हैं। तो ये एक भाषा कला का विकास हुआ, पारिवारिक जीवन का, धार्मिक जीवन में एक अधिक स्थितियां सामने आने लगी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है ही
कि जो भोजन व्यवस्था थी उसमें भी जो ग्रहण करते थे उसमें भी थोड़ा सा उत्तर पाषाण काल में परिवर्तन आया। और जो पत्थरों से टकराहट से जो चिंगारियां निकलती थी उससे कंदमूल फूल या जो मांस के टुकड़े उनके आसपास रहते थे वो पकने लगे। और उस पकने के कारण उनका जो उन्होंने सेवन किया वो अधिक स्वादिष्ट लगने लगा और जल्दी पाचन भी होने लगा। तो उनको लगा कि हमारा शरीर जो, क्योंकि कच्चा मांस खाते थे तो शरीर को बहुत ज्यादा आराम चाहिए होता था या सुस्त जीवन रहता था, और यहाँ पर उनको इस प्रकार का कोई पाचन में भोज अनुभव नहीं होने पर लगा। और हम भी आज भी ये देखते हैं कि पका हुआ भोजन जो है वो एक अलग पाचन तंत्र को सहयोग प्रदान करता है। तो ठीक उसी प्रकार से हुआ। और फिर पेय पदार्थों में दूध जो है ना, और दूध से निर्मित विभिन्न वस्तुओं का भी इसी समय में विकास होने लगा। तो अब यहाँ उत्तर पाषाण काल की अगर हम सीधे सी बात करें तो उत्तर पाषाण के अंतिम युगों में जो है धातुओं का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। और धातुओं का आविष्कार भोजन पकाने की जो पत्थरों की भट्टियां थी या चूल्हे का उपयोग तो मनुष्य ने जान ही लिया था, लेकिन उसके साथ साथ में जो वो अपने खाद्य पदार्थों का करता था उसमें भी कुछ धातुओं का वो अवशेष निकल के आते थे, या उनको मंथन करते थे, या उनको अग्नि पर जब बहुत देर तक बॉईल करते थे तो कुछ ना कुछ मिश्रित पत्थरों से भोजन पिघली हुई दशा में जो धातु निकला उसी धातुओं के अस्तित्व का पता लगा कि भाई इस प्रकार प्रकृति में भी धातुआं उपलब्ध है। अब कुछ अच्छे औजार और हथियार उन्होंने पत्थरों की जगह इन धातुओं के तैयार करना शुरू कर दिया, और उनको लगा कि पत्थरों के औजार की अपेक्षा धातु के अधिक उपयोगी, उनको तोड़ के बना सकते हैं और विभिन्न शैलियों में बना सकते हैं और विभिन्न आवश्यकताओं के समानुपात में भी बना सकते हैं। अतः उन्होंने प्राधान्यता अब पत्थरों के स्थान पर धातुओं का शुरू करने कर दिया था। और ये जो धातुओं का उपयोग हुआ संभवतः यही राजस्थान में ताम्र काल का आरंभ माना जाता है। और आज भी हम राजस्थान के विभिन्न भागों में देखते हैं कि तांबे का आविष्कार हमको देखने को मिलता है कि जगह जगह पर जो तांबे का है वो आविष्कार ऐसे हुआ है। तो अब ऋग्वेद की रचना में भी जो है ताम्र लोहे युग का प्रारंभ हुआ, उससे पहले लोहे युग हुआ और यहाँ पर ताम्र युग हुआ। तो अब राजस्थान के विभिन्न भागों में अगर बात करें हम, पुरातत्व विभाग की मदद से, जो केंद्र की मदद से उन्होंने कार्य शुरू किया, उसमें अब हम बात करें तो कालीबंगा, आहड़, नागौर, रंगमहल, बैराट, चित्तौड़ आदि पर उत्खनन किया। उत्खनन में प्राप्त अवशेष सिंधु सभ्यता के प्राचीन और कहीं कहीं पर सिंधु सभ्यता की समकक्ष जानकारियां भी प्राप्त होती है। और यहाँ देखो धनुष बाण का प्रयोग इस काल की मुख्य देन हो जाती है, डोंगियों का प्रावण हो जाती है, अग्नि का थोड़ा थोड़ा आविष्कार होता है, भोजन पकाने की होती है, समूह में रहने की होती है, पारिवारिक स्थिति की होती है, भाषा अभिव्यक्ति का अधिकार उत्पन्न हुआ है, और रंग बनाने के अधिकार हुआ है, कपास, बुड़ाई, बनकर, रंगरेज ये विभाजन हुआ है, मिट्टी के उपयोग में हुआ है, आभूषण बनाने को है। ये सब जो मैं बातें आपको लास्ट में अंतिम में बता रहा हूँ सारांश में, ये उत्तर पाषाण काल युग की मुख्य देन मानी जाती है। धन्यवाद।